हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सारे के सारे इस मास्टरमाइंड के मॉडल में से करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्थिर वैद्युतिकी, इसमें से 8 नंबर का आएगा 8 नंबर का आएगा पेपर, ठीक है। फिर देखिए धारा विद्युत में से 7 नंबर का पेपर आएगा पूरा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें से भी 8 नंबर का आएगा। तो दोस्तों, जितने भी ज़्यादा इन यूनिट के अंदर क्वेश्चन हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता दूंगा, निशान लगवा दूंगा, ठीक है। आप उन्हें ही कर लेना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। और ये देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इसमें से भी 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। फिर देखिए प्रकाशिकी, सबसे ज़्यादा 13 नंबर का इसमें से मिलेगा आपको। फिर देखिए प्रकाशिकी 13 नंबर का पूरा मिलेगा इसमें से, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। हमें सबसे पहले देखना है कूलाम का नियम, ये वेरी वेरी मोस्ट है। फिर देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर भी निशान लगा लो, ठीक है। और विद्युत बल रेखा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विद्युत द्विध्रुव, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कर लेना। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गॉस की प्रमेय, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। ये भी आप कर लेना। अब ये छोड़ दो सब। अब आ जाते हैं हम कूलाम का नियम, कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम, यानी कूलाम का नियम, ये आप कर लेना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। और एक है ये हमारी गॉस की प्रमेय, ये मैंने आपको पीछे बताया है। गॉस की प्रमेय और कूलाम का नियम, ये दो क्वेश्चन इस पूरी यूनिट में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा ये वाला, या फिर एक आएगा निरक्षीय स्थिति के लिए ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए निरक्षीय स्थिति के लिए, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है, हर साल आता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इस पूरे चैप्टर में से आप कुछ मत करो, अब अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव की डेफिनेशन याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन याद कर लेना, और ये देखिए विद्युत धारिता किसे कहते हैं, ये रहा क्वेश्चन, विद्युत धारिता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन याद कर लेना। अब विभव प्रवणता भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम देखते हैं लॉन्ग पर्सन, ये दे रखे हैं शॉर्ट। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र के उपयोग क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, ये सब भंजन विभवांतर क्या है, ये डेफिनेशन याद कर लेना, छोटी छोटी डेफिनेशन है। और यहाँ पर देखिए ये परावैद्युत पदार्थ वाला फिर से आ गया, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे संधारित्र का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें से। देखिए दोस्तों, ये दे रखा है विद्युत विभव, यहाँ पे देखिए विद्युत विभव, यह वाली डेफिनेशन भी याद कर लेना। और एक क्वेश्चन है इसमें से जो हर बार पूछा जाता है, ये रहा, देखो इसमें भी एक ये पूछेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर इसमें भी एक क्वेश्चन आता है अक्षय और निरक्षय वाला, ये वेरी वेरी मोस्ट है, और ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। देखिए इसमें क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत आवेश का सूत्र, यानी कि ये अक्षीय स्थिति के लिए है, और ये यहाँ पर देखिए ये निरक्षीय स्थिति के लिए है, अनुप्रस्थ यानी कि निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो आप इन दोनों में से दोनों क्वेश्चन ये तैयार करके जाना, इनमें से एक आने की पूरी उम्मीद रहती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम, इस चैप्टर को छोड़ दो। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें से एक जरूर कर लेना। अब किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। आप इसको याद कर लेना। अब इस चैप्टर में से और कुछ मत करना। अब आगे देखते हैं हम विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर में से आपको कौन कौन सा, जो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, विद्युत धारा, सरांतिक काल और गतिशीलता, ये सब आनी चाहिए आपको। अनुगमन वेग वेरी वेरी मोस्ट है, ये आप कर लेना।
और विद्युत सेल, टर्मिनल, विभवांतर, ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से भी। देखो ये दे रखा है इसमें, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का धारा वाला नियम, किरचॉफ का धारा नियम बताइए तथा धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी बताइए। ये क्वेश्चन कर लेना आप। और एक आएगा अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध, ये आप कर लेना, ठीक है। और व्हीटस्टोन सेतु एक इसमें से भी कर लेना। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। ये डेफिनेशन है धारा घनत्व। और लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पे है, जितने भी ये न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं ये आप देख लेना, अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, वरना डेफिनेशन ज़्यादा याद करना। अब देखिए ये दे रखा है इसमें अपवाह वेग और अनुगमन वेग, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। और इस एक आएगा किरचॉफ का नियम, ये वाला, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, किरचॉफ का नियम। और इसमें से हमें कुछ नहीं करना, अब अगले चैप्टर पे आ जाते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो इतना तो टाइम नहीं रहा अब, जो हम ज़्यादा पूरा ही सिलेबस पढ़ ले। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बस वही बताऊंगा। अब देखिए इस चैप्टर में से गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसमें से बायो सेवर्ट का नियम बस याद कर लेना, बाकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन होगी वो याद कर लेना, और कुछ मत याद करना, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें से हाँ ये परिभाषा याद कर लेना, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर आधारित है या कार्य करता है, इस पर निशान लगा लो। और अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, जो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है इनको तो याद कर ही लेना, मैं आपको लॉन्ग बताऊंगा बस। देखिए ये रहा, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और सूत्र भी लिखिए, यह वेरी वेरी मोस्ट है। इस चैप्टर में से बस यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी अगले चैप्टर पे आ जाते हैं हम। देखिए दे रखा है यहाँ पर भी, बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। और अब इस पूरे चैप्टर को छोड़ दीजिए, अब आ जाइए अगले चैप्टर पर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व जितनी भी छोटे छोटे डेफिनेशन है आप ये याद कर लीजिएगा। और मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ, एक इसमें से कर लेना, नति कोण क्या है, नति कोण या नमन कोण, इसकी परिभाषा याद कर लेना, ठीक है। और एक ये याद कर लेना, दिक्पात के कोण का अर्थ समझाइए, ये शॉर्ट में पूछ लेते हैं कभी कभी। और इसमें से लॉन्ग कोई सा भी याद मत करियो, ठीक है। हाँ इसमें से पूछ सकता है तो पूछ सकता है, चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकशीलता, ठीक है, बस ये याद कर लेना चुंबकशीलता क्या होती है। अब देखिए इससे अगला चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स, ये वाला क्वेश्चन एक, और एक लेंज का नियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी स्वप्रेरण को जरूर याद कर लेना, स्वप्रेरण भी सही है। और एक है इसमें चुंबकीय फ्लक्स, ये देखिए चुंबकीय फ्लक्स हो गया। और देखो स्वप्रेरण इम्पोर्टेंट है, स्वप्रेरण गुणांक की विमा क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, ये वाला वेरी वेरी मोस्ट है ये, ठीक है। और इसमें फराडे के नियम, प्रथम नियम याद कर लेना, फराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम ये रहा, ठीक है, दोनों नियम याद कर लेना। और एक इसमें से एक कर लेना, अन्योनन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, बस ये परिभाषा याद कर लेना, फालतू में लॉन्ग पर्सन याद मत करना, ठीक है। ये कहीं से देख लेना, आप पीछे दे रखी होगी। और एक लोरेंज बल से क्या तात्पर्य है, इसकी व्याख्या कीजिए, ये याद कर लेना, ठीक है। और अब देखते हैं हम इससे अगला चैप्टर, बाकी इसमें कुछ मत याद करियो। हाँ एक क्वेश्चन ये है भंवर धाराएं, इसकी परिभाषा याद कर लेना भंवर धाराएं की, बाकी कुछ मत करियो। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से पूछा जाएगा बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें। ये देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर से क्या तात्पर्य है,
या क्या समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये याद कर लेना। प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, एक ये याद कर लेना। और धारातीय प्रतिघात क्या होता है, एक क्वेश्चन ये याद कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से हम लॉन्ग प्रश्न पे आएंगे। इसमें से पूछा जाता है अनुनादी परिपथ। एक क्वेश्चन ये याद कर लेना, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहाँ पर होता है, ये पता होना चाहिए आपको। इस पर निशान लगा देता हूँ मैं, ये याद कर लेना। अब हम देखेंगे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की परिभाषा पूछी जाती है, इसके बारे में बताना होता है, या एक होता है इसमें ट्रांसफार्मर। ये देखो, ये दे रखा है, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है, और कम से कम 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए दे रखा है यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। आप एक क्वेश्चन कर ले, चाहे तो ये कर ले या चाहे इससे पिछला कर ले। हमें इसमें से ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये कर लेना आप, चाहे इसको छोड़ देना। फिर चाहे कोई सा भी ट्रांसफार्मर के बारे में आए, आप एक पर्सन याद कर लो, वही लिख देना। ठीक है, और अब इसमें और कुछ नहीं है इस चैप्टर में पूरे में। हाँ, अगर एक क्वेश्चन आपको करना है तो LCR वाला ज़रूर कर लेना। LCR संयोजन के लिए श्रेणी अनुनादी परिपथ बताइए, ये जरूर याद कर लेना। ठीक है, अगर और करना हो तो। बाकी सारा छोड़ दो, ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इससे अगला चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसमें से 4 नंबर का आता है प्रश्न। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, एक तो मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत बता देना है, यह इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, देखो ये दे रखी है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, शॉर्ट में दे रखा है, इसको याद कर लेना। 1-2 शॉर्ट भी ये इम्पोर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद इधर देखते हैं हम, जो जो भी ये दे रखे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको वही बताऊंगा, फालतू नहीं। एक क्वेश्चन ये दे रखा है विस्थापन धारा और इसका सूत्र, ये जरूर याद कर लेना। और अब देखिए इधर विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये वाला क्वेश्चन जरूर याद कर लेना। और एक क्वेश्चन ये याद कर लेना, प्रकाश संचरण के संबंध मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। बाकी इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण याद कर लेना। इसमें 4 नंबर का आएगा, तो इसमें से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान मत देना। लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर में बड़ा नहीं पूछा जाता। तो एक क्वेश्चन ये देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे बार बार आ रहा है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें ये दे रखे हैं हमें विद्युत स्पेक्ट्रम के आविष्कार, आवर्ती परास, तरंग दैर्ध्य परास और स्रोत के गुण तथा उपयोग। इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास जो हम इनको बैठकर याद कर लें। एक बार देख लीजिएगा कि गामा किरण के क्या क्या गुण होते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, गुण और उपयोग और स्रोत ये याद कर लेना। जो ये तरंग दैर्ध्य परास है, आवर्ती परास है, यानी कि रेंज है, ये अगर इनको याद करोगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि इनमें सब में ऐसा ही है कि 3 × 10⁻22 से इतने तक याद करना पड़ेगा, फिर ये याद करना पड़ेगा, ऐसे ही सारे याद करने पड़ेंगे। तो मैं तो आपको यही बताता हूँ कि हमें बस इतना याद करना है कि गामा किरणें होती है, जो ये कहाँ, इनका स्रोत क्या होता है, गुण क्या क्या होते हैं और उपयोग कहाँ कहाँ होता है इनका। ठीक है, तो बस ये 2-3 चीज़ याद कर लीजिएगा आप, और देख लीजिएगा कि एक्स किरणों में क्या होता है, पराबैंगनी किरणों में क्या होता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं अब चैप्टर नंबर 9 मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट बुक पढ़ ली, जो हमारी फिजिक्स की फर्स्ट बुक थी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर मुश्किल ही पेपर आएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि 80% पेपर इन्हीं में से आएगा, जो जो मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।